Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. In this video, inshallah, we'll be looking at some more questions from grade 11 mocks paper. And we are discussing paper number 1. I hope you all have seen the previous videos. उसमें भी हमने जो है कुछ questions हमने discuss किए थे P1 के. और in this video, inshallah, we'll be looking at question number 10, 11, 12 और 13. ठीक है, तो आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। इससे ये है कि तुम लोग को कम से कम अपनी मिस्टेक्स का आइडिया हो जाएगा और थोड़ा ये के साथ साथ हम लोग रिवीजन भी कर रहे हैं, तो थोड़े से टॉपिक्स भी जो है ना वो रीइंफोर्स हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। इन दिस क्वेश्चन ये फंक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। इट इज़ गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 12 - 5x। आपको एक उसने फंक्शन दिया हुआ है और जो फंक्शन है दैट इज इक्वल्स टू 12 - 5x और हमसे कह रहे हैं एफ ऑफ 4 फाइंड करो, ठीक है। अब एफ लिखा हुआ है ब्रैकेट में 4 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो है ना वो इनपुट दिया जा रहा है, ठीक है। हमें इनपुट दिया जा रहा है ब्रैकेट में, ये जो 4 दिया जा रहा है इसका मतलब है कि हमारे पास जो फंक्शन है वो तो एक्स का बना हुआ है, ठीक है। अब हमें एफ ऑफ 4 निकालना है, इसका मतलब है कि वी हैव टू पुट एक्स इज इक्वल टू 4। जो हमारा फंक्शन है उसमें हमें एक्स इज इक्वल टू 4 पुट करना था, तो ये 12 - 5x है, तो 12 एज इट इज आ जाएगा, माइनस एज इट इज आ जाएगा, 5 एज इट इज आ जाएगा और ब्रैकेट में 4 आ जाएगा। तो 5 4 से 20 हो जाएगा और 12 - 20 जो है वो -8 हो जाएगा। तो ये एफ ऑफ 4 जो है ना बेसिकली वो -8 के बराबर है और ये आपको एक मार्क जो है वो इतनी वर्किंग पे मिल जाएगा बिल्कुल। तो बस ये याद रखना कि इसने जो है ना वो यहाँ इक्वेट मत कर देना, 4 से इक्वेट नहीं करना। अच्छा, कुछ बच्चे जो है वो क्या करते हैं, इसको इस तरह लिखते हैं एफ ऑफ, उन्होंने जो है वो इस तरह लिख लिया, लास्ट स्टेप में एफ ऑफ 4 लिखा और इक्वल्स टू 8 लिखा और फिर क्या करते हैं 4 को शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं दूसरी साइड पे। तो भाई ये भी गलत है। एफ ऑफ 4 का आंसर जो है वो -8 आ गया है, बस अब आपने ये -8 यहाँ लिख दिया है, इसका आपको एक नंबर मिल जाएगा। ये 4 को यहाँ शिफ्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये तो एफ ऑफ 4 आपने फाइंड किया है, ये तो फंक्शन की वैल्यू में जो हमें ओरिजिनल फंक्शन गिवन था उसमें हमने एक्स की जगह पे 4 पुट किया, तो अब ये 4 जो है वो शिफ्ट कहीं भी नहीं होगा, ये एग्जैक्टली आपका आंसर ऐसे ही आ जाएगा -8। तो बस ये एक नंबर के लिए इतना काफी है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है द वैल्यू ऑफ एक्स। वो कह रहा है अब आपको वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी है फॉर विच एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 17, ठीक है। अब वो आपको खुद जो है ना वो समझो कंडीशन दे रहा है। देखो ये कंडीशन उसने आपको बना के दे दी, उसने बोला एफ ऑफ एक्स जो है ना वो इक्वल्स टू 17 है। तो अब यहाँ एक्स की जगह पे 17 नहीं पुट करना, यहाँ एक्स की जगह पे एक्स ही रहेगा। पूरा का पूरा फंक्शन यहाँ से उठ जाएगा, 12 - 5x यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स की जगह पे और हम लिख देंगे 17 इज इक्वल्स टू 12 - 5x। मतलब ये जो हमारा एफ ऑफ एक्स है ये एज इट इज ऊपर से आ गया। हमें हमने देखा कि भाई हमारा एफ ऑफ एक्स क्या था, हमारा एफ ऑफ एक्स था 12 - 5x, ये एज इट इज ऊपर से आ गया, ठीक है। और हमने बस इसको इक्वेट कर दिया 17 से। तो हमें जो है वो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया, ये वाला जो 5x है इसको यहाँ पे शिफ्ट किया, ठीक है। जब ये इस साइड पे आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये जब 17 उस साइड पे चला जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 - 17 इज इक्वल टू 5x। ये इस तरह हो जाएगा 12 माइनस, ये पॉजिटिव का 17 जब इधर आ जाएगा तो नेगेटिव का 17 हो जाएगा और ये माइनस का 5x जब दूसरी साइड पे चला जाएगा तो ये पॉजिटिव का होके 5x हो जाएगा। 12 में से जब आप वो 17 को माइनस करोगे तो -5 आंसर आ जाएगा और दिस विल बी 5x, सही है। और फिर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आपने 5 से डिवाइड कर दिया दोनों साइडों पे, तो आपके पास जो x की वैल्यू आ गई दैट इज इक्वल्स टू -1। ये भी एक नंबर का था। देखो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है, यहाँ आपसे इनपुट पुट करवा रहा है। देखो इस तरह का लिखा हुआ आता है ना, f लिखा हुआ ब्रैकेट में 4 लिखा है, तो इसका मतलब है कि आपका जो फंक्शन है उसमें x की जगह पे आपको ये वाली जो ब्रैकेट में वैल्यू लिखी है ये पुट करनी है। लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें वो आपसे कहता है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 17, तो यहाँ तुम एक्स की जगह पे 17 नहीं पुट करोगे, तुम बस अपना फंक्शन ऑटोमेटिकली ऊपर से उठाओगे और उसको इस नंबर से इक्वेट कर दोगे और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। अच्छा, तो थर्ड पार्ट में वो हमसे कह रहा था कि एफ इनवर्स एक्स निकाल लो। एफ इनवर्स एक्स निकालने के लिए 3 स्टेप्स होते हैं आपके पास, सही है ना। पहले तो आपने क्या किया कि अपने फंक्शन को y के बराबर कर दिया, ये आपका पहला स्टेप होता है। हमेशा जो भी फंक्शन लिखा होता है ना, हमारा फंक्शन क्या था, हमारा फंक्शन था एफ ऑफ एक्स, ये ओरिजिनल फंक्शन हमारा जो क्वेश्चन में गिवन था। क्योंकि हमें एफ इनवर्स एक्स निकालना है, हमारे पास एक ही फंक्शन था एफ ऑफ एक्स और ये था 12 - 5x, सही है। तो ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन था। हमने सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, इसको उठाना है और जहाँ एफ ऑफ एक्स लिखा है ना वहाँ y लिख देना है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। एफ ऑफ एक्स की जगह पे हमने y पुट कर दिया, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन गई वो बन गई y इज इक्वल टू 12 - 5x। ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप में अब मुझे x को सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है।
सेकंड स्टेप में जब मुझे x को सब्जेक्ट बनाना है तो मैंने क्या किया, ये 5x को शिफ्ट किया दूसरी साइड पे और y को इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये बन गया 12 माइनस वाई, और ये 5x जब उधर जाएगा तो पॉजिटिव का 5x हो जाएगा। अब जब मैं x को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये हो जाएगा 12 माइनस वाई अपॉन एक्स, ठीक है। ये सेकंड स्टेप हो गया जिसमें अच्छा चलो ये फर्स्ट स्टेप यहाँ कर लेते हैं, इसको y के बराबर कर दिया हमने, और ये बन गया 12 माइनस फाइव एक्स, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप में मैंने आपको बोला था x को सब्जेक्ट बनाना है, तो x को सब्जेक्ट बनाने के लिए x को अकेला करना पड़ेगा, और ये नेगेटिव है तो मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ दूसरी साइड पे, तो ये वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और ये y जो है ना उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ, ये बन जाएगा 12 माइनस वाई। सही है, अब 12 माइनस वाई हो गया। अब मुझे x को सब्जेक्ट बनाना है, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा मेरे पास 12 माइनस वाई, और इसके नीचे जो है ना वो 5 आ जाएगा। सही है, तो ये जो है मेरे पास ये सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया जिसमें मैंने अपने x को सब्जेक्ट बना लिया। और थर्ड स्टेप में जो है ना मुझे सिर्फ रिप्लेस करना होता है। थर्ड स्टेप में क्या करना होता है, जहाँ x लिखा है वहां मैं लिख देता हूँ f इनवर्स x, ठीक है, ये सिर्फ रिप्लेसमेंट होती है थर्ड, और जहाँ y लिखा है दूसरी साइड पे वहां मैं x लिख दूंगा, तो मेरा जो रिक्वायर्ड फंक्शन आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 12 माइनस एक्स अपॉन 5। तो ये जो है वो 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तीन स्टेप्स याद रखना बस, कि फर्स्ट स्टेप में आप अपने फंक्शन को y के बराबर करते हो, सेकंड स्टेप में आप x को सब्जेक्ट बनाते हो, जब x सब्जेक्ट बन जाता है तो थर्ड स्टेप में सिर्फ आप x की जगह पे f इनवर्स x लिख देते हो, और y की जगह पे आप x लिख देते हो, तो आपका रिक्वायर्ड जो है वो इनवर्स फंक्शन बन जाता है। ठीक है भाई, तो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन था ये। इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में वो हमसे कह रहा था द शेडेड रीजन इन द डायग्राम, ये जो शेडेड रीजन आपको नजर आ रहा है, ये रहा शेडेड रीजन। ये कह रहा है कि भाई ये जो शेडेड रीजन है ये तीन इनइक्वालिटीज से डिफाइन हो रहा है। सही है, एक इनइक्वालिटी उसने मुझे दे दी है, वो इनइक्वालिटी क्या है, वो इनइक्वालिटी है, तो पहली इनइक्वालिटी जो है ना वो क्या दे रहा है, वो दे रहा है वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाफ एक्स प्लस टू। ये दे रहा है इनइक्वालिटी, वाई इज ग्रेटर देन हाफ एक्स प्लस टू, ये इनइक्वालिटी दे रहा है, और कह रहा है कि बाकी दो इनइक्वालिटीज जो है ना वो आप बना लो। तो अब पहले मुझे देखना पड़ेगा कि ये वाली जो इनइक्वालिटी है ना, अभी देखो तीन लाइन है, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, और एक लाइन ये रही हॉरिजॉन्टल, तो तीन लाइन से ये इनइक्वालिटी बन रही है, जो सॉरी इनइक्वालिटी कह रहा हूँ, शेडेड रीजन बन रहा है। सही है, तो अब इसको डिफाइन करने के लिए मुझे तीन इनइक्वालिटीज लिखनी पड़ेंगी, तो पहले मुझे तीन इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी, फिर मैं उनको कन्वर्ट करूंगा इनइक्वालिटीज में। तो अब मुझे देखना है कि ये जो गिवन वाली है ये कौन सी। अब देखो इसका वाई इंटरसेप्ट चेक करो, इसका वाई इंटरसेप्ट है +2, तो वाई इंटरसेप्ट +2 का मतलब देख लो कि भाई कौन सी लाइन है जो कि वाई के 2 से गुजर रही है, तो इसका मतलब है कि ये वाली लाइन है, तो इसको मैंने बोल दिया एल, ठीक है ना। तो ये एल जो है बेसिकली गिवन थी, तो इसकी अब मुझे इनइक्वालिटी नहीं लिखनी, ये लिखी हुई है, ये मुझे सवाल में जो है वो गिवन है। अब बाकी दो जो लाइंस है ना मुझे उनकी इनइक्वालिटी लिखनी है, तो सबसे पहले मुझे दोनों की इक्वेशन लिखनी है। तो सबसे पहले ना मैं इसकी इक्वेशन लिख रहा हूँ, ये बहुत आसान लाइन है, ठीक है। ये लाइन ऐसी लाइन है जो कि y के 3 को कट कर रही है, तो इसका मतलब है कि ये y एक्सिस को कट कर रही है और ये .3 पे कट कर रही है, तो इसकी इक्वेशन तो बहुत आसानी से बन गई, y इज इक्वल टू 3। अब मैं इसको इनइक्वालिटी में कन्वर्ट कर लूंगा। पहले मैं इसकी भी इक्वेशन बना लेता हूँ, ये वाली लाइन भी रह गई है ना। अब इसका देखो ये c इसका जीरो हो गया, y इंटरसेप्ट इसका जीरो हो गया, क्योंकि ये वाली जो लाइन है वो ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है ना। तो सी इसका जीरो हो गया, तो मैंने लिख लिया कि भाई सी तो मेरा जीरो हो गया है। अब मुझे ग्रेडियंट निकालनी है, ग्रेडियंट निकालने के लिए जो है मुझे दो पॉइंट चाहिए, तो एक आप ये वाला ले लो, ओरिजिन वाला ले लो, सबसे बेस्ट पॉइंट है, और एक जो है वो ये वाला ले लेते हैं, -1 और 1, ठीक है। अच्छा यहाँ जो है वो -1 और 1 लिया इसने, ठीक है, -1 और 1 ये वाला पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट भी बिल्कुल लिया जा सकता है। एक्स की वैल्यू -1 है और वाई की वैल्यू जो है वो 1 है, और एक पॉइंट जो है वो ये वाला लिया हुआ है -2 और 2, तो ये दोनों पॉइंट भी बिल्कुल सही है। इफ़ यू वांट टू टेक ओरिजिन, ओरिजिन भी ले लो, वो भी बिल्कुल ठीक है। ये -2 और 2 हो गया, -1 और 1 हो गया। y2 -y1 x2 x1 से जब आप ग्रेडियंट निकालोगे तो आपकी ग्रेडियंट आएगी -1, और चूंकि इसका y इंटरसेप्ट तो जीरो है, तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल्स टू -x, क्योंकि ग्रेडियंट -1 है ना, तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल्स टू -x। तो एक इक्वेशन आ गई y इज इक्वल्स टू -x, और एक इक्वेशन आ गई y इज इक्वल्स टू 3। अब जल्दी से इनको इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए देखो, y इज इक्वल्स टू 3 वाली को पहले देखता हूँ, रीजन जो है वो बिलो द लाइन है कि अबव द लाइन है। जब आप नीचे की तरफ से देख रहे होते हो तो y की छोटी वैल्यू उसकी तरफ है या 3 से बड़ी वैल्यू उसकी तरफ है, तो ये जो है वो बिलो द लाइन है, नीचे की तरफ है रीजन ना, तो इसका मतलब है कि यहाँ लेस देन आ जाएगा। तो पहली इनइक्वालिटी मेरी हो जाएगी y, लेस देन के साथ इक्वल्स टू का भी साइन आएगा, क्योंकि ये सारी की सारी बोल्ड लाइन है, तो ये y इज इक्वल्स टू, y इज लेस देन इक्वल्स टू 3, ये पहली इनइक्वालिटी हो गई। और दूसरी वाली इनइक्वालिटी की इक्वेशन हो गई y इज इक्वल्स टू -x। अब मैं देखता कैसे हूँ, मैं हमेशा जो है वो इस साइड से देखता हूँ, नीचे की साइड से मुझे ऊपर की तरफ देखना होता है,
तो जब मैं देखता हुआ जाऊंगा तो मेरी जो लाइन है वो ये रही, मेरी जो लाइन है वो ये रही। तो मैं यहाँ से चलता हुआ जा रहा हूँ, चलता हुआ जा रहा हूँ, तो ये जो रीजन है वो लाइन क्रॉस करके आ रहा है, अबव द लाइन है। ये जो रीजन आपको नजर आ रहा है वो इस लाइन से ऊपर की तरफ है, अबव द लाइन है। इसका मतलब है कि ग्रेटर देन का साइन आएगा। जब अबव द लाइन होता है तो ग्रेटर देन का साइन आता है, जब बिलो द लाइन होता है तो लेस देन का साइन आता है। कैसे देखते हो आप? ये देखो ये लाइन है, आप तो ना इसको एक्सटेंड कर लो थोड़ा सा अपनी इमेजिनेशन में, ना इस लाइन को एक्सटेंड कर लो कि ये इतनी बड़ी लाइन है। जब आप इसको यहाँ से देखते हुए जाओगे इस तरह, ठीक है, तो जब आप यहाँ से देखते हुए जाओगे इस तरह, तो रीजन जो है वो अबव द लाइन आ रहा है ना, लाइन से ऊपर की तरफ है रीजन, लाइन से नीचे नहीं है। जब आप यहाँ से देखोगे तो लाइन से ऊपर की तरफ रीजन है, मतलब y की ग्रेटर वैल्यूज की तरफ, ऊपर की तरफ जा रहा है रीजन। तो इसका मतलब है कि जब ऊपर की तरफ रीजन है तो फिर ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। और चूंकि ये लाइन जो है वो बोल्ड है तो इसका मतलब है कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी आएगा और फिर माइनस एक्स भी आ जाएगा। तो ये जो थी दोनों इनइक्वालिटीज थी जो कि आपने लिख देनी है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। एक आपकी हो गई y इज लेस देन 3 और दूसरी हो गई y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस एक्स। y इज लेस देन इक्वल्स टू 3 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस एक्स। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो आपको जो है वो इसके 2 मार्क्स मिल जाएंगे बिल्कुल। इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, इक्वेशन के लिए थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ती है, इनइक्वालिटी के लिए वर्किंग नहीं है, बस से वो देखना होता है रीजन अबव द लाइन है। अगर अबव द लाइन है तो ग्रेटर देन आता है, बिलो द लाइन है तो लेस देन आता है। और ये देखना होता है कि लाइन बोल्ड है तो फिर इक्वल्स टू भी आता है, लेकिन अगर लाइन डॉटेड होती है तो फिर इक्वल्स टू नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मेट्रिसेस। मेट्रिसेस का क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में उसने मुझे 3 मेट्रिसेस दिए हुए। द फर्स्ट वन इज A 1 - 3 3 और -2, बी दिया हुआ है -2p 3p -3p और p, और सी दिया हुआ है -1 0 0 1। 3 मेट्रिसेस दिए हुए। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है फाइंड 4c - 2a। ठीक है, 4c का मतलब है पूरे मैट्रिक्स c को 4 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो मैंने पहले 4 लिख लिया। उसके बाद पूरा का पूरा मैट्रिक्स लिखा, c -1 0 0 1, फिर ये माइनस का साइन लगाया, फिर ये 2 लिखा, और फिर a की वैल्यू जो पूरे मैट्रिक्स की थी 1 -3 और 3 और -2 ये मैंने लिख दिया। अब देखो एक एक काम करेंगे स्टेप वाइज। अब ये माइनस भी है और ये 2 भी है, तो पहले मैं पूरे मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, उसके बाद मैं इस माइनस को जो है ना वो यूज करूंगा। सही है, तो पहले मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कराता हूँ। 4 -1 -4, 4 जीरो सा जीरो, 4 जीरो सा जीरो और 4 वन सा 4, तो ये बन गया -4004। ये माइनस का साइन एज इट इज लगाया मैंने। अभी मैं सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, आप भी बिल्कुल ऐसे ही करोगे, डायरेक्ट डायरेक्ट जो है ना वो मल्टीप्लाई नहीं करोगे, पहले नंबर से मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो 2 वन सा 2 हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय -3 विल बी -6, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 विल बी 6, और 2 मल्टीप्लाई बाय -2 विल बी -4। अब मैं इन दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कर लूंगा क्योंकि बीच में साइन है माइनस का। तो -4 -2, -4 -2 कितना हो जाएगा? -6। 0 -6, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 + 6 कितना हो जाएगा? 6। 0 -6, 0 -6 विल बी -6, और 4 -4, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 4 8 हो जाएगा। तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड आंसर आ गया वो आ गया -6 6 और -6 और 8। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है? नेक्स्ट पार्ट में मुझसे कह रहा था कि गिवन दैट b इज इक्वल्स टू a इनवर्स। ठीक है, मैं इसको भी थोड़ा सा जो है ना वो जूम करता हूँ ताकि ये और थोड़ा सा क्लियर हो जाए इसमें। हाँ, ये फर्स्ट पार्ट तो हमने कर लिया ना, सेकंड पार्ट देखते हैं। दैट b इज इक्वल्स टू a इनवर्स। अच्छा, कह रहा है कि b की जो वैल्यू है ना वो है a इनवर्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ b। अच्छा, अब कह रहा है b की वैल्यू है a इनवर्स, तो अब मेरे पास b है, ठीक है, ए इनवर्स नहीं है, मुझे ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। जब मैं दोनों को इक्वेट करूंगा, दोनों को कंपेयर करूंगा, तो मुझे पी की वैल्यू मिल जाएगी क्योंकि बी में जो है वो पी है। तो मैंने क्या किया कि बी तो चूंकि मेरे पास है ना, तो बी तो मैंने एज इट इज लिख लिया, -2p 3p -3p और p। ये तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था। देखो बी मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, -2p 3p -3p और p, ये तो क्वेश्चन में मुझे ऑलरेडी गिवन है, तो मैंने ये लिख दिया। अब ए इनवर्स निकालने के लिए तुम्हें याद है कि तुम्हारे पास एक फॉर्मूला था इनवर्स निकालने के लिए। ये चूंकि 2 × 2 मैट्रिक्स है, हमारे कोर्स में 2 × 2 ही मैट्रिक्स है ना। 2 × 2 का मतलब ये होता है कि 2 रॉज होंगी और 2 कॉलम्स होंगी। तो हमारे पास ये देखो, ये जो मैट्रिक्स है इसमें 2 रॉज हैं, ये रॉ नंबर 1 हो गई, ये रॉ नंबर 2 हो गई, और ये कॉलम नंबर 1 और ये कॉलम नंबर 2। तो 2 रॉज है और 2 कॉलम है। तो इसका मतलब है कि इसका इसका जो जो वो निकलता है इनवर्स, उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? अच्छा, तो अब ए इनवर्स निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या था? हमारे पास फॉर्मूला होता था 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने का फॉर्मूला था AD - BC। सही है, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते थे एडजॉइंट ऑफ ए से।
सही है, तो थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं कि एडजॉइंट कैसे निकलता था, डिटर्मिनेंट कैसे निकलता था। पहले ये फॉर्मूला लिख लेते हैं। एडजॉइंट को जो है ना मैं ए डी जे लिख रहा हूँ शॉर्ट में, सही है। तो एडजॉइंट ऑफ ए हो गया, सही है। अच्छा, अब डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मेरे पास जो फॉर्मूला था वो था ए डी माइनस बी सी। ए डी माइनस बी सी का क्या मतलब होता है, जैसे मेरे पास ये मैट्रिक्स है ना, मुझे ए का इन्वर्स निकालना है ना, तो ए का मैट्रिक्स जो है वो मेरे पास ये देख लेता हूँ मैं, ऊपर ये लिखा हुआ। तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, ये ए होता है, ये बी होता है सेकंड एलिमेंट, ये सी होता है और ये डी होता है। तो ए डी माइनस बी सी का क्या मतलब हो गया, जैसे अगर मुझे जो वो निकालना है डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला है ए डी माइनस बी सी। ए डी का मतलब है कि आप ए मतलब फर्स्ट एलिमेंट को फोर्थ एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद बीच में माइनस का साइन लगाओगे और फिर आप जो है वो सेकंड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट को आपने जो है वो फोर्थ एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद माइनस का साइन लगाया, फिर सेकंड और थर्ड को किया। चलो अब जरा मुझे जल्दी से बताओ, अगर आप फर्स्ट और फोर्थ को मल्टीप्लाई करोगे तो वन मल्टीप्लाई बाय माइनस टू कितना हो जाएगा, माइनस टू। तो मैंने यहाँ माइनस टू लिख लिया। ठीक है, उसके बाद बीच में माइनस का साइन आ गया और फिर जो है वो सेकंड और थर्ड, तो माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री विल बी माइनस नाइन। तो अब ये ब्रैकेट में मैं जो है ना इसको माइनस नाइन लिख दूंगा। तो अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस टू में जब मैं प्लस नाइन करूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, सेवन आ जाएगा। सही है, क्योंकि ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और माइनस टू प्लस नाइन विल बी पॉजिटिव सेवन। तो इसका डिटर्मिनेंट आ गया सेवन। और एडजॉइंट के लिए क्या करते थे, एडजॉइंट के लिए फर्स्ट और फोर्थ वाले की पोजीशन चेंज कर देते थे। मतलब यहाँ वन लिखा है या माइनस टू लिखा है, तो माइनस टू चला जाएगा फर्स्ट प्लेस पे और वन जो है ना वो लास्ट प्लेस पे आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट जो होता है ना उसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं। तो ये बन गया माइनस टू और वन। और ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ना बी और सी, इनके साइन ऑपोजिट कर देते हैं। तो अब ये माइनस थ्री था तो ये पॉजिटिव थ्री बन जाएगा, और ये वाला जो थ्री था वो पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव थ्री बन जाएगा। तो एडजॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट की पोजीशन चेंज कर देते हैं और सेकंड और थर्ड एलिमेंट के साइन ऑपोजिट कर देते हैं। जो भी उनके साइन होते हैं ना उसके साइन उल्टे कर देते हैं। तो अब मेरे पास जो ए इनवर्स आ गया वो आ गया वन अपॉन सेवन। ठीक है, क्योंकि वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है ना, तो वन अपॉन सेवन हो गया। और ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया माइनस टू। माइनस टू जो है वो ऊपर चला गया, वन नीचे आ गया, तो माइनस टू उधर चला गया, वन नीचे आ गया, ये नजर आ रहा तुम्हें माइनस टू और वन। और ये था माइनस थ्री तो इसका साइन ऑपोजिट हो गया प्लस थ्री हो गया। और ये प्लस थ्री था, इसका साइन ऑपोजिट हो गया माइनस थ्री हो गया। तो ये जो है वो इनवर्स आ गया। ये मैंने बी ऊपर से देख के लिख लिया, माइनस टू पी थ्री पी माइनस थ्री पी और पी। अब एक काम मैं और कर लेता हूँ बस, कि अब चूंकि मुझे पी की वैल्यू निकालनी है ना, तो मैं यहाँ से जो है ना वो पी को कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ से पी को अगर मैं कॉमन लूँ ना, देखो अगर मैं पी को कॉमन ले लूँ इस पूरे मैट्रिक्स से, तो मेरे पास क्या बचता है जरा गौर से देखना है। ये बच रहा है माइनस टू, ये बच रहा है थ्री, ये बच रहा है माइनस थ्री और ये बच रहा है वन। जब मैंने P कॉमन लिया ना तो B मुझे इस तरह नजर आया। और जब मैंने A को देखा तो A में भी बिल्कुल सेम यही है, माइनस टू थ्री माइनस थ्री और माइनस वन। इसका मतलब है कि भाई ये वाली चीज और ये वाली चीज तो बिल्कुल इक्वल है। तो इसका मतलब है कि P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P की वैल्यू ये वाली हो जाएगी जो बाहर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि आपने कंपेयर करके निकाल लिया, P की वैल्यू आ रही है वन ओवर सेवन। ठीक है ना, क्योंकि उसने मुझे कंडीशन यही दी थी कि बी जो है ना वो ए इनवर्स के बराबर है। तो बी तो मेरे पास था क्वेश्चन में, ए इनवर्स नहीं था। ए था, ए से ए इनवर्स निकाल लिया मैंने। फॉर्मूला था वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का फॉर्मूला था ए डी माइनस बी सी। और एडजॉइंट के लिए मैं क्या करता था, फर्स्ट और फोर्थ वाले की पोजीशन चेंज कर देता था, सेकंड और थर्ड के साइन ऑपोजिट। उसके बाद मैंने देखा कि यार कंपेयर करता हूँ, कंपेयर किया तो आपने देखा कि भाई पी की वैल्यू जो है ना वो एग्जैक्टली वन ओवर सेवन आ रही है। क्योंकि अगर आप देखो तो ये माइनस थ्री वन यहाँ भी है, माइनस थ्री वन यहाँ भी है। तो अगर ब्रैकेट इसके उसके मैट्रिक्स के बाहर पी लिखा हुआ है, तो यहाँ भी मैट्रिक्स के बाहर वन ओवर सेवन लिखा है। इसका मतलब है पी की वैल्यू कितनी आ गई, वन ओवर सेवन। अच्छा, अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट में इसने हमें बोला था कि फाइंड द टू बाई टू मैट्रिक्स एक्स वेयर ए एक्स इज इक्वल टू सी। अब देखो इधर जो है ना वो एक कॉन्सेप्ट हमने मैट्रिसेस में किया था, प्री मल्टीप्लिकेशन और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। अब देखो आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब जरा यहाँ देखते हैं, ये लिखा हुआ है ए मल्टीप्लाई बाय एक्स इक्वल्स टू सी। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम जैसे अलजेब्रा में करते हैं ना, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है उधर बेच के डिवाइड कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैट्रिसेस में डिवीजन नहीं होता, मैट्रिसेस में इन्वर्स होता है। तो मैंने क्या किया, एक्स को इधर ही रहने दिया, ए को मैंने जब शिफ्ट किया दूसरी साइड पे तो ए वहां जाके ए इन्वर्स हो जाएगा।
लेकिन तुम्हें याद ये रखना है कि ए इनवर्स लिखोगे कहाँ, सी से पहले लिखोगे कि सी के बाद लिखोगे, क्योंकि मेट्रिसेस में ऑर्डर मैटर करता है। ए मल्टीप्लाई बाय बी और बी मल्टीप्लाई बाय ए जो है ना वो सेम नहीं होता, तो इसलिए आपको मेट्रिसेस में ऑर्डर का ख्याल रखना है कि भाई मैं जो है वो ए इनवर्स को सी से पहले लिखूं या सी के बाद लिखूं, क्योंकि अगर आपने इस चीज का ख्याल नहीं रखा तो आंसर गलत हो जाएगा। तो अब आपको ये याद रखना है कि भाई आपने ए कहाँ से उठाया, आपने ए जो है वो एक्स से पहले का उठाया है। ठीक है, ए जो है वो एक्स से पहले लिखा है ना, ये एक्स ए नहीं है, ये है ए एक्स। अच्छा अच्छा, इसको साथ साथ इस तरह भी देख लेते हैं। अगर ये एक्स ए और ये एक्स इज इक्वल टू सी होती तो क्या होता, और ए एक्स इज इक्वल टू सी है तो क्या होता, सही है। तो अब क्या करना है, आपको ए को शिफ्ट करना है दूसरी साइड पर, हमने डिसाइड कर लिया कि ए वहां जाके ए इनवर्स हो जाएगा। तो अब चूंकि ए जो है वो एक्स से पहले लिखा हुआ है, तो यहाँ भी जो ए इनवर्स आएगा ना वो सी से पहले आएगा, सही है। तो यहाँ भी जो तुम ए इनवर्स लिखोगे ना वो आप अपने सी से पहले लिखोगे, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ए इनवर्स और सी जो है ना ये बेसिकली इनके बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अगर मेरी इक्वेशन इस तरह होती, एक्स ए इज इक्वल टू सी होती, तो अब मुझे ए को शिफ्ट करना था। तो जब मैं ए को शिफ्ट करता, ए जो है वो वहां जाके इनवर्स हो जाता। तो अब चूंकि ए एक्स के बाद था, तो अब यहाँ भी जो है ना वो ए इनवर्स जो है वो सी के बाद आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो है ना ये ख्याल करना होता है इसमें बस, कि अगर वो पहले है तो वो पहले आएगा, अगर वो बाद में है तो वो बाद में आएगा। तो अब मुझे क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। ए इनवर्स है मेरे पास, ठीक है ना, ए इनवर्स है मेरे पास और सी भी है मेरे पास, मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, मेरे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ए इनवर्स जो है मैं जल्दी से देख के लिख लेता हूँ ऊपर से। ए इनवर्स क्या है मेरे पास, अच्छा ए इनवर्स है मेरे पास, अच्छा मैं इससे मल्टीप्लाई भी करा देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2/7। तो पहला एलिमेंट मेरे पास आ गया -2/7, सही है। और दूसरा एलिमेंट क्या आ रहा है मेरे पास, दूसरा वाला आएगा 3/7, ये आ गया 3/7। और उसके बाद जो थर्ड एलिमेंट है वो आ जाएगा -3/7, ये -3/7 आ गया। और द लास्ट वन इज 1/7, तो ये 1/7 भी आ गया। तो ये मेरे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ गई सारी। अब मैं देखता हूँ मेरे पास सी क्या है, सी भी उठाओ क्वेश्चन से। और अब यू हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू मेट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन में हमें याद रखना होता है कि रॉज इनटू कॉलम होता है। तो ये सी की वैल्यू क्या है भाई मेरे पास, सी की वैल्यू है मेरे पास -1 0 और 0 1। तो -1 0 और 0 और 1, ठीक है ना, ये मेरे पास जो है वो सी की वैल्यू हो गई। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करता हूँ, सही है। मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैंने देख लिया, ऑर्डर तो सेम है, दोनों का 2/2 है। सी की वैल्यू चेक कर लेता हूँ, -1 0 0 1। ठीक है, ऑर्डर तो इनका सेम है 2/2, तो ये मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं। अब जल्दी से मल्टीप्लाई करने के लिए तुम्हें पता है रॉज इनटू कॉलम होता है ना, पहली रॉ को लेना है, पहली रॉ ये ली, इसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, तो ये एलिमेंट इससे हो जाएगा, ये एलिमेंट इससे हो जाएगा। तो 3/7 को जब मैं जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो इसको तो मुझे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मैं बस एक काम करता हूँ, -2/7 को -1 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो ये बन जाएगा 2/7। ठीक है, और 2/7 चलो प्लस जीरो भी लिख देता हूँ ताकि तुम्हें याद रहे कि मैंने जो है वो दोनों को मल्टीप्लाई किया। -1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये पॉजिटिव का 2/7 हो जाएगा, और 3/7 को जब मैं जीरो से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये जीरो हो जाएगा। ये मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट आ गया। अच्छा, सेकंड के लिए मैं क्या करूंगा, फर्स्ट रॉ लेके सेकंड कॉलम से करूंगा। तो -2/7 को जब मैं जीरो से करूंगा तो ये जीरो आ जाएगा, तो जीरो पहले लिख दिया। और उसके बाद प्लस का साइन आएगा, जब मैं 3/7 को 1 से करूंगा तो ये आंसर आ जाएगा 3/7, सही है। तो ये जो है मेरा फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट हो गए। अब आ जाओ थर्ड एलिमेंट की बारी है। अब जो चूंकि कॉलम्स खत्म हो गए तो रॉ चेंज कर देते हैं। अब मैं वो सेकंड रॉ को फर्स्ट से करूंगा, तो -3/7 को जब -1 से करूंगा तो ये हो जाएगा 3/7। और फिर जब 1/7 को जीरो से करूंगा तो ये फिर जीरो हो जाएगा, तो यहाँ जीरो आ गया। और उसके बाद जब लास्ट करूंगा सेकंड रॉ को सेकंड कॉलम से, तो ये -3/7 को जब जीरो से करूंगा तो ये जीरो आ जाएगा। और जब मैं 1/7 को 1 से करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 1/7। अब मैं क्या करता हूँ, तो वो सेवन को ये 1/7 को कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि ये तो सब जीरो से प्लस हो रहे हैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं इन पे। तो मैंने क्या किया, 1/7 को कॉमन ले लिया, और मेरे पास जो एक्स की वैल्यू आ गई वो आ गई 1/7 बाहर आ गया। यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ भी 3 आ गया, और यहाँ पे 1 आ गया, क्योंकि मैं इन सब के नीचे 7 था, मैंने वो कॉमन ले लिया।
तो ये मेरे x की वैल्यू आ गई। तो बस इसमें मैंने मल्टीप्लिकेशन भी कर ली। और बस ये थोड़ा सा याद रखना कि अगर x आपके जो मैट्रिक्स से पहले लिखा है तो वहाँ भी पहले आएगा, बाद में लिखा है तो वहाँ भी बाद में आएगा। बस ये प्री और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लेना। इसमें देखो, अगर दोबारा एक बार रिवाइज कराया तो अगर मेरे पास इक्वेशन होती एक्स ए इक्वल्स टू सी, तो अब मुझे चूंकि एक्स की वैल्यू चाहिए थी, मुझे ए को शिफ्ट करना था, तो ए जब दूसरी साइड पे जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा। चूंकि ए जो है वो एक्स के बाद है, तो ए इन्वर्स भी सी के बाद आएगा। अगर मेरे पास इक्वेशन होती ए एक्स इज इक्वल टू सी, तो यहाँ जो है ना एक्स से पहले है ए, जब ए वहां जाके शिफ्ट होगा तो ये ए इनवर्स सी से पहले आएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय सी। हमारे पास इक्वेशन यही थी, हमें मल्टीप्लाई करना था, हमने मल्टीप्लाई किया और हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर आ गया, दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इज कमिंग आउट एज 1/7। और फिर मैट्रिक्स में आ रहा है 2 3 3 और 1। अगर तुम्हें ये 1/7 कॉमन नहीं भी लेना तो बिल्कुल सही है, इसको अंदर ही रहने दो, ये हो जाता 2/7, 3/7, 3/7 और 1/7। तो ये भी बिल्कुल सही था। चलो भाई, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन जो है ना वो अलजेब्रा वाला था। अच्छा, इसमें हमसे उसने फर्स्ट पार्ट में बोला था कि फैक्टराइज फुली। अब देखो, फैक्टराइज फुली आ गया, इसका मतलब है कि यहाँ आइडेंटिटी तो यूज होगी। उसने हमें दिया हुआ है 2p³ - 50p। अब यहाँ तो डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज नहीं होगी, हो सकता है कुछ कॉमन ले पहले। तो मैंने पहले क्या किया, देखा क्या कॉमन आ रहा है, तो मैंने पहले 2p कॉमन ले लिया। जब मैंने 2p कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचा p² - 25। तो अब ये p² - 25 जो है ना, ये फर्दर फैक्टराइज हो सकता है, बिकॉज ये आइडेंटिटी है, a² - b² वाली आइडेंटिटी है। तो पहले इसको a² - b² वाली फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले a² - b² में पहले मैंने इस पे होल स्क्वायर लगा दिया। और चूंकि ये 25 लिखा था तो मुझे पता है 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। तो मैंने जो है वो इस पे भी स्क्वायर लगा दिया। जो बाहर लिखा हुआ है उसको बाहर जो है वो लिखे रहने देना। ये तो मैंने आइडेंटिटी वाली फॉर्म बना ली है। और जो बाहर लिखा हुआ था 2p, वो मैंने एज इट इज 2p बाहर लिखा है। अब ये 2p बाहर ही रहेगा। ये एक बार प्लस में लिख दूंगा मैं p+5, और एक बार मैं माइनस में लिख दूंगा p-5। तो दिस इज द आंसर। ये फाइनल आंसर हो गया। 2 मार्क्स तुम्हें इंडिकेशन क्लियरली बता देगा कि तुम्हें यहाँ आइडेंटिटी यूज करनी है। सेकंड पार्ट में इसने बोला फिर फैक्टराइज। फैक्टराइज में कॉमन लेना था, सिंपल। ठीक है। अच्छा, अब मैंने ये देखा कि भाई 3x है, -6y है, प्लस dx है, -2dy। तो अब जो है वो 3x और -6y, अगर तुम यहाँ से जो है वो कॉमन लेने का जो है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे तुमने यहाँ शिफ्ट नहीं किया। ठीक है, तुमने देखा कि यार 3x और 6y में क्या कॉमन आ रहा है, तुमने जो है वो जल्दी से 3 कॉमन ले लिया। तो ये जब तुमने 3 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बच गया x-2y। सही है। तो ये हो गया x-2y। अच्छा, अब दूसरे वाले ब्रैकेट में देखता हूँ क्या कॉमन आ रहा है, जो दूसरे वाले दो है। अच्छा, यहाँ से अगर मैं d कॉमन ले लूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ से d कॉमन ले लूँ, जैसे मैंने प्लस का साइन लगाया और मैंने d कॉमन ले लिया, ठीक है ना, तो d कॉमन लिया। और उसके बाद जब d कॉमन लूंगा तो यहाँ बच जाएगा x-2y। तो जब दोनों ब्रैकेट सेम आ गए ना, तो इसका मतलब है कि तुम्हें जो है वो अब जो है वो शिफ्टिंग करने की जरूरत नहीं है। तुमने बिल्कुल सही काम कर लिया, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। जब दोनों ब्रैकेट सेम आ जाए तो एक बार जो है वो ब्रैकेट को लिख लो जो जो सेम है, मतलब उसको कॉमन ले लो इस तरह। और जो बाकी बचे उसको फिर एक ब्रैकेट में लिख दो। तो वो बच गया 3+d, तो 3+d आ गया। तो इसमें जो है वो शिफ्टिंग करने की जरूरत नहीं थी। अगर आप शिफ्टिंग करोगे भी तो उससे देखो आंसर गलत नहीं आएगा, उससे आंसर बिल्कुल सही आया हुआ है, सेम आंसर आ रहा है। यहाँ उसने शिफ्टिंग कर दी, पहले dx ले आया, 6y को शिफ्ट कर दिया, शिफ्ट करते भी नहीं तो अब भी हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा था। यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो ये बच गया x-2y, और यहाँ से d कॉमन लिया तो ये भी x-2y हो गया। और हमारा फाइनल आंसर आ गया x-2y और 3+d। 2 मार्क्स का था। सी पार्ट देख लेते हैं। सी पार्ट में वो कह रहा है सिंप्लीफाई करो, एलसीएम जो है वो लेना था अलजेब्रिक फ्रैक्शन से। अच्छा, अब इसका देखो बड़ा आसान सा तरीका है, इसको ना मैं बड़े आसान से तरीके से करके दिखाता हूँ तुम्हें। इसको जो है वो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, तुम्हारे पास क्वेश्चन है 3/x+1 होल स्क्वायर। इसको थोड़ा जूम भी कर लेते हैं ना। मैं इसका ना आसान तरीके से तुम्हें सॉल्व कराता हूँ। वैसे तो ये आपकी मर्जी है, आप इसको किसी भी तरीके से कर लो। बस ये कि थोड़ा सा ये कि वो सिंप्लीफिकेशन में प्रॉब्लम आ जाती है इसमें ना। मैं इसको एक इजी तरीके से कराता हूँ, जिसमें स्टेप्स भी कम है और आंसर हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगा। सही है। अच्छा, अब ये कह रहा है आपसे 3/x+1 होल स्क्वायर -2/x+1। ठीक है, अलजेब्रिक फ्रैक्शंस है, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम का मतलब होता है कॉमन डिनोमिनेटर। तो अब यहाँ है x+1 होल स्क्वायर और यहाँ है x+1। इसका मतलब है कि यहाँ एक x+1 कम है, तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे फ्रैक्शन को x+1 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ।
ठीक है। जब मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे मेरे। तो मैं क्या करता हूँ, एक बड़ी लाइन खींच के एक ही बार डिनोमिनेटर लिख लेता हूँ, एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। ठीक है ना। जब मैं दूसरे वाले फ्रैक्शन को एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो दोनों का डिनोमिनेटर जो है ना वो सेम हो जाएगा फिर। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। तो मैंने एक्स प्लस वन होल स्क्वायर एक बार लिख लिया। अब मैंने पहले वाले फ्रैक्शन को तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया, तो यहाँ तो थ्री एज इट इज आ जाएगा इस तरह। उसके बाद ये माइनस का साइन आ जाएगा एज इट इज। उसके बाद ये टू आ जाएगा एज इट इज। और चूंकि मैंने इस पूरे फ्रैक्शन को एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई किया है तो ये भी एक्स प्लस वन आ जाएगा। सही है। अब बस मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा और मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा बिल्कुल। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थ्री और माइनस टू एक्स हो जाएगा। और फिर ये माइनस का साइन जब माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस वन हो जाएगा। और नीचे जो है उसको बिल्कुल एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ दो। ये एक्स प्लस वन होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। और बस अब लास्ट स्टेप आ रहा है, बस थ्री में से वन को माइनस कर देता हूँ। तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी माइनस टू एक्स और प्लस वन हो जाएगा। और डिनोमिनेटर जो है वो बिल्कुल एज इट इज छोड़ दो, जो भी है डिनोमिनेटर में उसको इसी तरह लिख लो, एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। ठीक है। तो ये फाइनल आंसर हो गया। इसमें जो है वो तुम्हारी मर्जी है, तुम इसको लेंदी मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन ये मुझे बड़ा आसान सा लगा, सिंपल सा तीन स्टेप में इसका जो है वो फाइनल आंसर आ गया। अब यहाँ देखो इसने एलसीएम लेके किया है। ठीक है। दोनों साइडों को जो है वो मल्टीप्लाई कराया, तो वो थोड़ी सी चीज़ है ना कॉम्प्लेक्स हो जाती है। और मतलब इस वाली साइड को एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई करा लिया, इस वाली साइड को एक्स प्लस वन होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराया, वो आइडेंटिटी ओपन की, तो काफ़ी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो सकती है, मिस्टेक का चांस है। तो बस एलसीएम के कॉन्सेप्ट को याद रखा करो। एलसीएम का मतलब होता है कि तुम्हें कॉमन डिनोमिनेटर बनाना है, दोनों डिनोमिनेटर को तुम्हें सेम करना है। तो बस तुम जो है वो एक को एज इट इज रहने दो, अगले वाले को जो है वो किसी से मल्टीप्लाई करके उस जैसा बना लो। तो यहाँ एक्स प्लस वन की कमी थी, तो मैंने क्या किया, इस वाले पूरे फ्रैक्शन को एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई करा लिया। ऊपर भी एक्स प्लस वन से कराया, नीचे भी कराया, तो नीचे कराया तो एक्स प्लस वन होल स्क्वायर हो गया। तो वो मैंने जो है कॉमन डिनोमिनेटर करके लिख लिया। और जो ऊपर बचा फिर मैंने उसको सिंप्लीफाई करके अपना रिक्वायर्ड आंसर फाइंड कर लिया। लास्ट पार्ट देख लेते हैं जल्दी से। लास्ट पार्ट में वो हमसे कह रहा है सिंप्लीफाई थ्री ए स्क्वायर, और उसके बाद कह रहा है थ्री ए स्क्वायर अपॉन टेन बी सी और डिवाइडेड बाय नाइन ए अपॉन फाइव बी स्क्वायर सी। तो ये क्वेश्चन है डिवाइड का था फ्रैक्शन से, तो मैंने सबसे पहले जो है इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है। तो ये हो गया थ्री ए स्क्वायर। सही है। और इसके नीचे जो है वो टेन बी सी आ जाएगा। अब ये याद रखा करो कि भाई ये वाला जो स्टार्ट वाला फ्रैक्शन होता है ना, ये फ्लिप नहीं होता, ये एज इट इज रहेगा। जो डिवाइड के साइन के बाद वाला फ्रैक्शन है ना वो फ्लिप होगा। तो आपने यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाया और अब फ्लिप हो जाएगा, तो ये फाइव बी स्क्वायर सी ऊपर आ जाएगा। ठीक है। और ये जो नाइन है ये चला जाएगा नीचे। अब जल्दी से बस कैंसिलेशन करनी है और कुछ नहीं करना है। कैंसिलेशन करने के बाद आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये ए से ये वाली पावर कट हो जाएगी, ये पूरा का पूरा सी से कट हो जाएगा, ये सी। सही है। और ये बी है इधर, ठीक है ना, उससे ये वाली पावर कट हो जाएगी। अच्छा। अब ये थ्री है, थ्री वन ज़ा थ्री और ये थ्री थ्री ज़ा नाइन हो गया। और वो फाइव वन ज़ा फाइव और फाइव टू ज़ा टेन हो गया। तो बस मेरे पास जो है वो रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ऊपर मेरे पास जो है वो सिर्फ ए और बी बचा है, क्योंकि थ्री कट हो गया, ए बचा है और बी बचा है, तो ए बी ऊपर आ गया। और नीचे मेरे पास टू और थ्री बचा है, तो टू थ्री ज़ा सिक्स। तो ए बी अपॉन सिक्स जो है ना वो इसका फाइनल आंसर आ गया। तो ये था अलजेब्रा का क्वेश्चन जिसके चार पार्ट से। ये वाला अलजेब्रा क्वेश्चन इजी था। अब तक सारे क्वेश्चन जो है वो इतने मुश्किल नहीं है। आगे इंशाल्लाह वेक्टर के क्वेश्चन है, तो वो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इसी तरह वीडियोस में तुम लोग के साथ डिस्कस करूं। बाकी है कि इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो मैं तो ज़रूर कमेंट करना, मैं इंशाल्लाह एड्रेस करके तुम्हारी क्वेरी को रिजॉल्व करूंगा। बाकी पार्ट्स के लिए इंशाल्लाह, बाकी क्वेश्चंस के लिए जो है ना स्टे ट्यून टू मैथ्स गुरु। और प्रैक्टिस करते रहो भाई अपनी अपनी। ठीक है। और विश यू गाइस ऑल द बेस्ट। अगर कोई प्रॉब्लम हो, परेशानी हो तो लाजमी मुझे बता देना, मैं इंशाल्लाह ज़रूर उसको सॉल्व करूँगा। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।